नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, जिससे समय रहते लोगों तक हमारे समाचार, हमारी खबरें पहुँच सकें। इज़राइल के हालात इस टाइम बहुत ही ख़राब हैं और जब से गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री थे, उनको बर्खास्त किया गया है, तब से वहाँ पर विद्रोह हो गया है और स्थानीय नागरिक तौर पर उतर पड़े हैं। हालाँकि यदि कल की बात किया जाए तो इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी तेल अवीव की सड़कों पर ज़्यादातर नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको रोकने का पूरा प्रयास वहाँ की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। नेतन्याहू भी इससे काफ़ी डर गए हैं और इसके अलावा जहाँ तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उसके अलावा ईरान से जो हमले की बात की जा रही है, उसको लेकर भी नेतन्याहू डरे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे का जो शादी थी उसको उन्होंने टाल दिया है इसको देखते हुए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो उस समय ईरान की तरफ से हमला हो जाए। जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया रक्षा मंत्री गैलेंट को, उसे लेकर अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त किया है उसने और द अमेरिकन टाइम्स में इसी तौर पे लिखा भी गया है कि आखिर क्या कारण था और कौन-सी ऐसी जल्दी थी कि गैलेंट को अप्रत्याशित रूप से बर्खास्त कर दिया गया है। और यही वजह है कि इज़राइल में भी इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि बीच युद्ध में आखिर गैलेंट को क्यों बर्खास्त किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह सामने भी आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं और भ्रष्टाचार का भी केस है और उनको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। ऐसे में नेतन्याहू अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जंग को जारी रखना चाहते हैं, वो जंग को समाप्त करना भी नहीं चाहते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि हमास से किसी प्रकार का समझौता हो सके और जो हमास के कब्ज़े में जो इज़राइली कैदी हैं, उनको वो छुड़ा सकें, इसकी पहल भी वो करना नहीं चाहते हैं और ना ही वो लेबनान और हिज़्बुल्लाह से बात करना चाहते हैं और ना ही ईरान से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि अपने को बचाना और अपने को बचाने के साथ से राजनीतिक फ़ायदा उठाते हुए वो युद्ध को लगातार जारी रखना चाहते हैं। उनको ये भी सम उम्मीद है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद जो अपनी पहली स्पीच दिया, उसमें उन्होंने सभी का धन्यवाद तो अदा किया, लेकिन यहूदियों का नाम उसमें नहीं लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि लगभग 79% जो यहूदी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कितना साथ देते हैं नेतन्याहू का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो ईरान को भी नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ने पाए, इसलिए वो ये चाहेंगे कि ईरान के ऊपर हमला हो। क्योंकि उन्होंने अपने जब जनसभा हो रही थी चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि अगर यदि मैं राष्ट्रपति होता, तो मैं इज़राइल से कहता कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करे। तो अब इसको देखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इज़राइल के समर्थन में आ सकते हैं। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मैं जंग को जल्द से जल्द सभी जंगों को बंद करा दूँगा। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए अगर हमलों की, तो इज़राइल का हमला जैसा कि मालूम है कि गाज़ा और लेबनान पर लगातार हवाई हमला जारी है और बेगुनाह मारे जा रहे हैं। एक दिन पहले कल रात में ही हमास में गाज़ा में जो हमला किया गया, वहाँ पे लगभग 30 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ हैं। यही हाल लेबनान में भी रहा, जहाँ पे उसने एक गाँव को ऊपर लगातार बम वर्षा किया, जिसकी वजह से उस गाँव के कई घर तबाह हो गए। वहाँ पे अनुमान लगाया जाए लगभग 60 लोग की मौत हुई है। उधर हिज़्बुल्लाह ने भी लगातार हमला जारी रखा है और हाइफ़ा पर ताबड़तोड़ उसने लगभग 35 मिसाइलें दागी हैं, रॉकेट दागे हैं, जो हाइफ़ा के अलग-अलग स्थान पर गिरे। हालाँकि इज़राइल ने दावा किया है, जैसा कि हमेशा करता चला आया है, कि उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया, उसमें ये बात सामने आई है कि हाइफ़ा और उसके आस-पास एक एयरपोर्ट था, जो कि सैन्य बेस माना जाता है, इज़राइल का प्रमुख सैन्य बेस माना जाता है, वो तबाह हुआ, उसको नुकसान हुआ है। हालाँकि यरूशलेम पोस्ट ने भी इसको काफ़ी हद तक छोटे में ही लिखा है कि हाँ, उसका नुकसान हुआ है। कुछ जो हम रॉकेट हैं, वो तेल अवीव में भी गिरे हैं, जहाँ से आग की लपटें उठती हुई देखी गई हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसका भी वीडियो जारी किया है। 3 ड्रोन से भी हमला किया गया, जिसका वीडियो हिज़्बुल्लाह ने जारी किया। उसमें कहा गया, इसमें से 2 ड्रोन जो है, जहाँ पे निशाना साधा गया, तो वहीं पे जाके गिरा है, जबकि 1 ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है कि उसको इज़राइल ने रास्ते में ही मार गिराया। हालाँकि अगर देखा जाए तो इज़राइल की जो एंटी ड्रोन जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, उसका काम जो है काफ़ी हल्का हो गया है और इज़राइल के पास एंटी जो मिसाइल जो है, वो भी समाप्त होने के कगार पे है। ऐसे में
उसका उसका पूरा ध्यान इस वक़्त है कि अमेरिका उसको कितनी मदद करता है। हालाँकि अगर देखा जाए तो अमेरिका काफ़ी हद तक इज़राइल की मदद भी कर रहा है और अमेरिका का जो रवैया है वो अजीब-सा है। कभी वो कहता है कि हाँ, नरसंहार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के बम से नरसंहार किया जा रहा है। उसी के मिसाइल से नरसंहार किया जा रहा है, उसी के रॉकेट से नरसंहार किया, उसी के ड्रोन से नरसंहार किया जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका की दोहरी पॉलिसी है और इसमें अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं या फिर जंग को रोकना चाहेंगे। उधर ईरान ने सीधे तौर पे कह दिया है अभी 1 दिन पहले यानी कि कल ईरान से ये विज्ञप्ति जारी हुई, वहाँ के जो विदेश मंत्री उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ईरान बदला ज़रूर लेगा, इज़राइल ने जो हमला किया था उसका बदला ज़रूर लेंगे। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी 1-2 दिन में ईरान के द्वारा हमला किया भी जा सकता है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम लीडर हैं सईद अली ख़ामना अयतुल्लाह सईद अली ख़ामनेई उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका में चाहे जो भी राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उनका जो इरादा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, उनका इरादा रुकने वाला भी नहीं है, इज़राइल पर वो हमला ज़रूर करेंगे। इस बार हमला इतना ताकतवर होगा कि इज़राइल की शायद 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। उधर अगर बात किया जाए रूस की और क्योंकि ये माना जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पुतिन के काफ़ी करीबी हैं, तो अब एक बात सामने आ रही है कि क्या पुतिन ईरान का साथ छोड़ देंगे इस मौके पे? लेकिन ऐसा संभव होता नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि जो गोदी मीडिया है यूरोप की और ख़ासतौर से इज़राइल और अमेरिका की, उसमें ये कहा जा रहा है कि पुतिन शायद पीछे हट सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यही बात आएगी क्योंकि जब रूस पे समस्या आई थी, परेशानी आई थी, उस वक़्त ईरान और चीन ही रूस के साथ खड़ा हुआ था। तो ऐसे में रूस जो है वो ईरान और चीन का साथ नहीं छोड़ सकता है, ये बात पूरी तरह से सामने आई है और पुतिन ने भी पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे उनको बधाई दिया, लेकिन पुतिन ने ज बधाई नहीं दिया है। इसका सीधा तौर पे संदेश है कि उनका जो रवैया अमेरिका के प्रति है, वो नरम नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि रूस और अमेरिका, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ये मिलके जो जंगें चल रही हैं, इस जंग को रोकने का कार्य कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि क्या होता है। नई खबर के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाज़िर होंगे। फिलहाल बस इस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।